नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस समय यूपी की सियासत में पूरी तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है वो हिंदू और मुसलमान की छिड़ी हुई है। और इसी लड़ाई को लेकर जो मुसलमान तबका कभी समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, वही तबका अब समाजवादी पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बना रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता यानी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं को अपने पाले में रख पाने में कमजोर साबित हो रहे हैं। इसीलिए कुछ समय पहले जब संसद का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था और यूपी विधानसभा का भी जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान काफी कुछ मुद्दे सामने आए थे। एक चिट्ठी आजम खान की सामने आई थी, जिस चिट्ठी को लेकर आजम खान ने यह आरोप लगाया था कि संभल के मुद्दे को तेजी से इंडी गठबंधन की ओर से उठाया जाए और इंडी गठबंधन खास करके समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे को तेजी से उठाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि रामपुर का मुद्दा वहां पर भी दोहराया जाए। और रामपुर को भी लेकर उन्होंने कहा था कि इसकी जो शह मिली है, अगर संभल में वहां पर मुस्लिम तबके को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है तो उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना रहा है कि रामपुर में पूरी तरीके से मुस्लिम तबके को दबाया गया, ऐसा आजम खान का कहना है। उस चिट्ठी में आजम खान ने इसका जिक्र किया था। और आजम खान जो अपने समय में एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते थे और यूपी की सियासत में सबसे बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते थे, और उनको लेकर जो एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो लगातार मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम जो नेता हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो वहीं आजम खान का एक बड़ा रुतबा रहा है कभी इस यूपी में, और जिस महाकुंभ की अब तैयारी हो रही है उस महाकुंभ को लेकर साल 2013 में उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान सौंपी थी। लेकिन उस दौरान जो कुछ भी आयोजन हुआ, तब से लेकर आज जब 12 साल बाद पुनः कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी मुसलमान तबके की ओर से काफी कुछ बयानबाजियां की जा रही हैं। लेकिन मूल मुद्दा है कि अखिलेश यादव आखिर क्यों बार बार यह कह रहे हैं कि योगी सरकार योगी की सरकार नहीं है बल्कि भ्रष्ट योगी की सरकार है, और सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सीधे तौर पर भ्रष्ट कहा है। अखिलेश यादव चूंकि खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में मुझे किस तरीके से चलना है। कारण उनका है कि जिस MY फैक्टर पर समाजवादी पार्टी कभी काम किया करती थी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के समय में रही हो या अखिलेश यादव की 5 सालों की सरकार जब वो पहली और अभी तक की आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस दौरान भी MY फैक्टर पर ही काम किया जा रहा था और इसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी काम करती आई है। 2017 के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर इसी फॉर्मूले पर काम किया और MY फैक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया था, जिसके बाद उनको नुकसान हुआ और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिंदू कार्ड खेला गया और सभी हिंदुओं को एकजुट करते हुए बहुत ही जो तरकीब अपनाई गई थी चुनाव लड़ने की, और बहुत सूझबूझ तरीके से निचले स्तर तक जाकर सभी जो विधायक के पद के लिए जो प्रत्याशी चुने गए थे उनका चुनाव बहुत ही बारीकी से किया गया था, जिसका परिणाम 2017 में यह निकला था कि बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अंततः मुख्यमंत्री पहली बार बने यूपी के। और उसके बाद से लगातार हिंदुओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो हरियाणा में दिया था, उसके बाद उसी नारे के आधार पर यूपी विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा गया। उसी नारे के आधार पर झारखंड में, महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर भी चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, जो उपचुनाव हुए उनमें भी। और इसका परिणाम सबसे अधिक फायदेमंद हुआ यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर, क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव हुए उनमें से 7 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी आरएलडी के पास आई, इसके अलावा सिर्फ मात्र 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। एक मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट और दूसरी सीसामऊ विधानसभा सीट जो कि कानपुर की है। और इन दोनों विधानसभा सीटों पर एक जगह तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर सिंपैथी वोट के सहारे सीसामऊ की नसीम सोलंकी को जीत मिली थी, क्योंकि नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी लंबे समय से यहां पर कब्जे में रहे हैं, यानी कि उनके पास ही ये सीट रही है और यहां के विधायक भी रहे हैं। और पूर्व में यहां की जब सीट की परिसीमन हुआ था उससे पूर्व भी सोलंकी परिवार का ही इस क्षेत्र में कब्जा रहा है और समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिला है और उसी परिवार के पास पुनः इस विधानसभा के उपचुनाव में भी वो सीट गई हुई है। लेकिन मुसलमान तबका कुंदर की सीट पर उनको धोखा तो दे चुका है। यूं कहें कि धोखा नहीं, बल्कि उन्होंने सूझबूझ तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया और वहां पर भी 5 जो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हों
चाहे वो एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उतारे गए हों, चाहे वो आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से उतारे गए हों, चाहे वो स्वतंत्र रूप से उतरे हों अथवा बहुजन समाज पार्टी की ओर से उतारे गए सारे कैंडिडेट्स हों, सभी के सभी तुर्क मुसलमान थे। और तुर्क मुसलमान की कुंदरकी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक बाहुल्यता है। 60% जो मुसलमान का तबका है उसमें भी सबसे अधिक जो मुसलमान है वहां पर वो तुर्क जाति से संबंध रखने वाले थे। इसीलिए जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उन्होंने तुर्क जाति से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान कैंडिडेट्स को ही चुनावी मैदान में उतारा। और उसके बाद जब यहां पर लोगों ने वोट किया तो उसके बाद परिणाम जब सबके सामने आए तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया है। इसको लेकर इलेक्शन वाले दिन भी उन्होंने 20 नवंबर को भी कई सारे ट्वीट्स किए, कई सारे वीडियोस साझा किए। एक वीडियो उन्होंने साझा की थी जिस वीडियो को लेकर मीरापुर विधानसभा सीट की वो वीडियो थी जिसको लेकर उन्होंने पहले तो वीडियो को पूरा 1 मिनट 48 सेकंड के आसपास का शेयर किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसमें उन्हें अपना जो टारगेट रहा वो सधता हुआ नहीं दिखा था, उसके बाद उन्होंने 22 से 23 सेकंड का वीडियो वो क्रॉप करके एडिटेड ट्वीट सबके सामने रखा गया और उसी को निशाना बनाकर यह दिखाते फिरे कि पुलिस वाले मुस्लिम महिला मतदाताओं के ऊपर बंदूक तान रहे हैं। जबकि उसी वीडियो में जो फुल वीडियो थी उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कई मुस्लिम परिवारों की महिलाएं छतों से पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसा रही हैं और पुलिस वाले वहां पर जो अवैध तरीके से लोग वोट देने जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने के ओर ध्यान नहीं दिए, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था ट्वीट्स करने के लिए। और यहीं पर संभल का मुद्दा भी एक दिन ठीक पहले आया था, 20 नवंबर को चुनाव था, उसके एक दिन पहले संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मामला सामने आया और उस सर्वे के मामले में जब शाम को सर्वे किया गया उसके बाद कुछ और प्लानिंग हुई और 20 नवंबर को चुनाव संपन्न होने के 2 दिन बाद 22 नवंबर को शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के रोज ममलूकुर रहमान बर्क जो जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत एक बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी और उसके बाद कुछ वहां पर अलग ही प्रकार की खिचड़ी बनी। इसके ठीक अगले दिन 23 नवंबर को सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क वहां से यानी कि संभल से निकलकर चले गए थे बैंगलोर, जहां उन्होंने एक ट्वीट में अपने कहा था हिंसा के बाद 24 नवंबर को जब सुबह सुबह हिंसा हुई तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा तकरीबन शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कि मैं संभल में था ही नहीं, जब मुझे यह जानकारी मिली तो मैं संभल वापस आ रहा हूं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 24 नवंबर के बाद से लेकर 30 दिसंबर से पहले तक एक भी बार संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर संभल हिंसा मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसको लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी लेकिन उनकी एफआईआर को रद्द करने की जो मांग थी वो अस्वीकार कर दी क्योंकि पुलिस उस पर जांच पड़ताल कर रही है। और दूसरी चीज कि जैसा ये तर्क दिया जा रहा था समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि अखिलेश यादव जब मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर, मुस्लिम नेताओं को अपनी ओर बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने संभल का मुद्दा विधानसभा के दौरान भी उठाया था अपने नेताओं के जरिए और उसके अलावा खुद ही लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था जिसकी वजह से काफी हो हंगामा भी हुआ था। और उनका कहना था कि संभल में जो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं वो हिंसा के दिन नहीं थे, लेकिन एक मॉडस ऑपरेंडी जो होती है भाई, जब आप प्लानिंग पहले से कर लीजिए और प्लानिंग करने के अगले ही दिन जब घटना होनी हो उससे पहले ही आप निकल कर कहीं और चले जाइए। जो कुछ नजर आया था दिल्ली के दंगों में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मुख्य आरोपी दंगा होने के एक दिन पहले की रात वहां से निकलकर बिहार चला गया और उसके अगले ही दिन दिल्ली में दंगा भड़क गया था। कुछ ऐसा ही सीन यहां इस बार संभल में भी हुआ है जिसको लेकर जियाउर रहमान बर्क पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही जियाउर रहमान बर्क घिरते जा रहे हैं वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को आखिर कैसे अपने पास किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो पीडीए का नारा दिया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस नारे को लेकर भी जब उपचुनाव में इन्होंने अपनी नीति अपनाने की कोशिश की तो जो उनका फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में सक्सेसफुल रहा वो फॉर्मूला इस दौरान कहीं भी सक्सेस पा नहीं सका था। इवन यहां तक की हुआ था कि अंबेडकर नगर की जो सीट थी वहां पर भी
अखिलेश यादव के जो यादव कोर वोटर्स थे वो भी इनसे नाराज नजर आए थे, क्योंकि लालजी वर्मा से वो वोटर्स, वो जो वहां के स्थानीय लोग थे यादव समुदाय के, वो कहीं ना कहीं नाराज थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दरकिनार कर देते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए लालजी वर्मा की पत्नी को भी उतारने के पक्ष में वहां के स्थानीय जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, खासतौर के यादव तबके के, वो इनके फेवर में नहीं थे और यही चाहते थे कि हम किसी तरीके से अपने आप को मुस्तैदी के साथ खड़ा कर सकें। और अयोध्या की जो सीट है उसको लेकर अखिलेश यादव काफी आजमाइश कर रहे थे, लेकिन अयोध्या की विधानसभा सीट पर कहीं भी चुनाव नहीं हुआ और अब उस पर सीट पर चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव पुनः वही कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि 2027 का सत्ताधीश बनने का ख्वाब वो देख रहे हैं, जिसको लेकर पोस्टर वॉर के दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया था। अब ऐसे में जो मुस्लिम तबका लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ऐसा डर सता रहा है कि मुझसे ये मुस्लिम तबका दूर होता जा रहा है, उसे कैसे हम अपने फेवर में करें, इसी के लिए अखिलेश यादव को जब कोई मुख्य मुद्दा नहीं मिल रहा है तो पहले तो उन्होंने अंबेडकर के मुद्दे को पकड़ा, क्योंकि बसपा के कोर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना था। तो वहीं अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए हैं हिंदुओं को भी अपने फेवर में करने के लिए। इसी वजह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तमाम ट्वीट्स कर रहे हैं, तमाम वीडियो साझा कर रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारी देख लीजिए कैसी है, जब हमने आयोजित किया था तो कितनी भव्य थी। अब ऐसे में देश की जनता, यूपी क्या सोचती है, यूपी की जनता क्या सोचती है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर रहे हैं और केवल मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो सिर्फ 5-5 लाख रुपए का अभी चंदा भी देकर आए हैं, जो चेक देकर आई है उनकी डेलीगेशन की टीम संभल में, उसको लेकर भी आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्टोरी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।